So welcome back guys to this next session of metal casting और हम ऑलरेडी नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके थे और पिछले सेशन में हमने कुछ नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेस देखे भी थे। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द शेल माउल्डिंग के बाद फिर हमने देखा था स्लश कास्टिंग के बाद हमने देखा था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और उसके साथ हमने सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को भी देख लिया था। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द डाई कास्टिंग। और डाई कास्टिंग में अगर हम बात करें तो आईडी परमानेंट माउल्ड होते हैं, तो इसलिए परमानेंट माउल्ड होने की वजह से डाई कास्टिंग को हम मास प्रोडक्शन के लिए डेफिनेटली यूज किया जाता है। और अगर हम यहाँ पर डाई कास्टिंग की बात करें तो डाई कास्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है ग्रेविटी डाई कास्टिंग और एक होती है प्रेशर डाई कास्टिंग। सो डाई कास्टिंग इज ऑफ टू टाइप, वन इज ग्रेविटी डाई कास्टिंग एंड माय डियर अदर इज प्रेशर डाई कास्टिंग। अब अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, रीजन जानना चाहते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी एंड प्रेशर, सो माय डियर ग्रेविटी डाई कास्टिंग के अंदर जो मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर आता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स की वजह से आता है। तो जब वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से आता है तो ऑब्वियसली सिर्फ सिंपल शेप्स को हम बना सकते हैं, जिसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम पिस्टन। तो एल्यूमिनियम पिस्टन जैसे सिंपल शेप वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर सिंपल शेप बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में क्या दिक्कत है? तो भाई आपको याद होगा मैं जब आप लोगों को फ्लूइडिटी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि कभी कभी कुछ कास्टिंग्स के साथ कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि इस तरीके से होंगे, जो कि बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन होते हैं। और मोल्टन मेटल की अगर फ्लूइडिटी अच्छी नहीं है तो मोल्टन मेटल इन क्रॉस सेक्शंस को फिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मिश्रण जैसे डिफेक्ट आ सकते हैं। सो माय डियर अगर इस तरह के क्रिटिकल सेक्शन अब हम मिश्रण को डिफेक्ट को आने दे तो सकते नहीं है, हमें तो उस डिफेक्ट को दूर करना ही है माय डियर। तो अगर हम प्रेशर डाई कास्टिंग यूज करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर से हम ऐसे क्रिटिकल सेक्शन को भी भर सकते हैं। एंड माय डियर वहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता था कि जैसे एक टर्म होती है इसको बोलते हैं सेक्शनल सेंसिटिविटी। देयर इज अ टर्म नोन एज सेक्शनल सेंसिटिविटी। भाई फ्लूइडिटी के साथ मुझे इसको जिक्र करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने फ्लूइडिटी अटेंड तो किया ही है कि एक मोल्टन मेटल जब हम फ्लूइडिटी चेक करते हैं तो उस मोल्टन मेटल कितना मिनिमम क्रॉस सेक्शन फुलफिल कर सकता है, उसको उसकी सेक्शनल सेंसिटिविटी कही जाती है। एंड माय डियर सेक्शनल सेंसिटिविटी जो है ऑब्वियसली जितना मिनिमम क्रॉस सेक्शन वो फुलफिल कर पाए उतना ही बेहतर है हमारे लिए। सो माय डियर इसलिए सेक्शनल सेंसिटिविटी को बेहतर बोला जाएगा अगर वो कम से कम क्रॉस सेक्शन को माय डियर फिल कर पाए। सो दिस इज नोन एज सेक्शनल सेंसिटिविटी। सो माय डियर जैसा मैंने कहा ग्रेविटी डाई कास्टिंग को हम यूज करते हैं सिंपल शेप्स के लिए, प्रेशर डाई कास्टिंग को हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए। अब ग्रेविटी डाई कास्टिंग को सिंपल शेप्स के लिए इसलिए क्योंकि ऐसी क्रॉस सेक्शंस तभी फिल हो पाएंगे अगर मोल्टन मेटल की सेक्शनल सेंसिटिविटी अच्छी है। अगर उतनी अच्छी नहीं है तो ऐसे सेक्शंस को हम अंडर ग्रेविटी फोर्स फिल नहीं कर सकते और मिश्रण जैसे डिफेक्ट, कोल्ड शेड जैसे डिफेक्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। सो भाई होता क्या है ग्रेविटी डाई कास्टिंग में, सिंपली ऐसी एक डाई होती है और ये डाई बेसिकली दो पार्ट्स में है अगर मैं बात करूं, और इसका ये वाला पार्ट फिक्स है और ये वाला मूवेबल। और माय डियर ये जो मूवेबल पार्ट है इसके अंदर कूलिंग वाटर की सप्लाई लगी हुई है तो जो कि इसको सॉलिडिफाई करने में हेल्प करती है। और इवन यहाँ पर एक इजेक्टर पिन भी होती है। कभी कभी क्या होता है इससे मोल्टन मेटल जब सॉलिडिफाई हुआ तो कभी कभी वो इस डाई के साथ स्टिक भी कर सकता है। तो अगर वो स्टिक हो जाए तो इसीलिए अगर स्टिक हो गए तो ऑब्वियस सी बात है इससे निकालना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक तो इसको एक पार्ट को फिक्स एक को मूवेबल रखते हैं। अब दूसरे को मूव करोगे तो अगर वो इसका स्टिक हुआ भी तो इजेक्टर पिन से धक्का देंगे हम और वो पार्ट इसको छोड़ देगा, इसकी स्टिकिंग दूर हो जाएगी। सो माय डियर दिस इज हाउ ग्रेविटी डाई कास्टिंग इज डिफाइंड। एंड माय डियर ग्रेविटी डाई कास्टिंग जैसा मैंने बोला क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी से मोल्टन मेटल कैविटी को भर रहा है इसलिए एल्यूमिनियम पिस्टन जैसी सिंपल शेप्स के लिए ही हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है प्रेशर डाई कास्टिंग की। तो प्रेशर डाई कास्टिंग हम ऐसी जगह भी यूज कर सकते हैं जहां से क्रिटिकल सेक्शंस हो या क्रिटिकल शेप्स हो। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो कार्बोरेटर क्रैंककेस, वॉल बॉडीज एंड पार्ट्स ऑफ फ्यूल इंजेक्टर पंप्स। ये सारी जो चीजें हैं ऐसी हैं जिनकी शेप्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो भाई ऐसी कॉम्प्लेक्स शेप्स में और कुछ इस तरह के मटेरियल भी हो सकते हैं जिसके लिए कुछ ऐसे क्रिटिकल सेक्शन हो जो कि ग्रेविटी से फुलफिल नहीं हो सकते हो, तो वहां भी हम यूज करते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग। सो माय डियर अगर हम प्रेशर डाई कास्टिंग की बात कर रहे हैं तो प्रेशर डाई कास्टिंग फर्दर क्लासिफाइड है दो तरीके से, दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं कोल्ड चेंबर, एक को बोलते हैं हॉट चेंबर। सो माय डियर एक हॉट चेंबर प्रेशर डाई कास्टिंग होती है, कोल्ड चेंबर प्रेशर डाई कास्टिंग होती है। हॉट चेंबर में क्या होता है, जैसे जो फर्नेस है वो एक इंटीग्रल पार्ट है आपकी कैविटी के साथ। मतलब जैसे देखो ये फर्नेस है, अब यहाँ पे जो है मेटल है मोल्टन मेटल, और ऑब्वियस सी बात है जो मोल्टन मेटल होगा फर्नेस की हीट के कारण अब ये होगा क्या, ये हमेशा मेल्टेड स्टेट में ही रहेगा।
और यहाँ से फिर जैसे ही आप इस पिस्टन या रैम मेमोरीज को धक्का दोगे तो मोल्टन मेटल माय डियर यहाँ कैविटी को भरने लगेगा। जब मोल्टन मेटल इस कैविटी को भर देगा तो अब ये जो भर रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर भर रहा है, क्योंकि जाता तो अगेंस्ट द ग्रेविटी रहे। सो माय डियर ये एक्सटर्नल प्रेशर से कैविटी को भरेगा, इसलिए इसको प्रेशर डाई कास्टिंग बोलते हैं। फर्नेस इंटीग्रल पार्ट है, इसको हॉट चैम्बर बोलते हैं। माय डियर बहुत एडवांटेज होते हैं इसके, क्योंकि हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग का फायदा ये है कि आपको मोल्टन मेटल कहीं बाहर से, जैसे फर्नेस अगर थोड़ी दूरी पे रखी होती तो फर्नेस से मोल्टन मेटल जब लाया जाता है कैविटी के पास तो उस दौरान वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, हीट तो लॉस हो ही रहा होता है सराउंडिंग को, वहां उस दौरान जब वो आता है तो एयर के भी कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण चांसेस होते हैं एयर के साथ, वही जैसा मैंने आपको बताया था, मेटल्स होते हैं हीटेड स्टेट में अपने आप को ऑक्सीजन को देख के कंट्रोल नहीं कर पाते और वो मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। तो अगर हम चाहेंगे कि ऐसा नहीं हो और ये जो स्लैग का फॉर्मेशन है वो नहीं हो और ऑक्सीडेशन नहीं हो, तो माय डियर ये ऑब्वियसली हॉट चैम्बर एक अच्छा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोल्टन मेटल जो है वो कहीं से आ नहीं रही, बल्कि फर्नेस उसका इंटीग्रल पार्ट कर दिया आपने। बट माय डियर एट द सेम टाइम जब आप ऐसा करें ऑब्वियसली बेनिफिट है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आई तो स्लैग नहीं होगा, डिफेक्टिव कास्टिंग नहीं बनेगी, कास्टिंग बहुत ही सुपीरियर और साउंड बनेगी। बट माय डियर एट द सेम टाइम अगर हॉट चैम्बर फर्नेस इंटीग्रल पार्ट हो गया तो सारे पार्ट्स को इस तरीके से होना पड़ेगा कि वो इतनी हीट को, इतने टेम्परेचर को विदस्टैंड कर पाए। एंड माय डियर वो इतने टेम्परेचर और हीट को विदस्टैंड अगर आप चाहते हो कि कर पाए, इफ यू वांट दैट कि वो इस टेम्परेचर और हीट को विदस्टैंड कर पाए, तो माय डियर ऑब्वियसली उनको अच्छे मटेरियल्स का आप जब बनाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग का जो यूज होता है वो हम ऐसे मटेरियल्स के लिए जनरली करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो माय डियर फिर हमें पूरा सेटअप बहुत ही कॉस्टली मटेरियल्स का बनाना पड़ सकता है, जिसको अवॉइड अगर आपको करना है तो इसको हम ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाले मटेरियल्स के लिए यूज नहीं करते, कम टेम्परेचर वाले, कम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाले मटेरियल्स के लिए इसको यूज करते हैं हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग को। सो माय डियर एडवांटेज ले लें, पर कास्टिंग इतनी महंगी नहीं हो जाए कि हम कॉस्ट हमारी ज्यादा आ रही है और हमें बिल कम रहा है, तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब माय डियर कोल्ड चैम्बर में अगर हम आ जाए तो यहाँ फर्नेस इंटीग्रल पार्ट, फर्नेस दूर रखी है कहीं और फर्नेस से मोल्टन मेटल को लाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन के चांस है, हो भी सकता है, डिफेक्ट भी आ सकते हैं। बट माय डियर यहाँ पर आप हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाले मटेरियल्स को भी प्रेशर डाई कास्टिंग से कास्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ मोल्टन मेटल लेडल से आई, अब जब मोल्टन मेटल यहाँ लेडल से आएगी तो यहाँ पे मोल्टन मेटल रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब जब आप यहाँ से इसको फोर्स लगाओगे तो मोल्टन मेटल इस कैविटी को भर देगी। एंड माय डियर कोल्ड चैम्बर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्नेस इंटीग्रल पार्ट नहीं है, प्रेशर से क्योंकि कैविटी को भरा जा रहा है, तो ये कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग माय डियर है। और जैसा एप्लीकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जनरली एलॉय स्टील्स या एलॉय कास्ट आयरन्स की ये जो पूरे डाइस है बनाई जाती हैं और ये परमानेंट है, इसलिए यहाँ पर ऑब्वियसली एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश बहुत अच्छी आती है। जैसा मैंने आपको बताया, सिंपल शेप्स के लिए ग्रेविटी और कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए प्रेशर डाई कास्टिंग। हॉट चैम्बर इज यूज्ड फॉर द मटेरियल्स विद लोअर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीडेशन रोकना है तो ऑक्सीडेशन रोकने के लिए फर्नेस को इंटीग्रल पार्ट जब आप बना रहे हो तो ऑब्वियसली माय डियर ज्यादा टेम्परेचर अगर रीच करेगा तो दैट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको फिर पूरे सेटअप का मेल्टिंग, सेटअप का जो मटेरियल है वो मटेरियल का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो इतना हो कि वो उस टेम्परेचर में मेल्ट नहीं कर जाए। तो इसलिए इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज हॉट चैम्बर में जो है ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे, साउंड होंगे देन दैट ऑफ कोल्ड। और ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात करें कोल्ड चैम्बर, तो जनरली एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल्स की कास्टिंग यहाँ पे होती है, और ऐसे मटेरियल जिनकी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कम है जैसे लेड टिन वगैरह हो गए, और इस तरह के जो भी मटेरियल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कम होते हैं उनको हम हॉट चैम्बर में करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, लेड, टिन, जिंक, इनको जनरली हम कास्ट कर सकते हैं हॉट चैम्बर से, और एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, they are generally cast using cold chamber pressure die casting। और जनरली एलॉय स्टील्स या एलॉय कास्ट आयरन की डाइज बनी होती हैं। सो माय डियर दिस इज डाई कास्टिंग प्रोसेस, और जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके थे, थोड़ा सा एक रिवाइज आपको करा रहा हूँ। शेल मोल्डिंग हम शेल्स बनाने के लिए यूज करते थे, उसमें कास्ट आयरन के पैटर्न होते थे, आपको याद होगा। फिर हमने जो दूसरी पढ़ी थी स्लश कास्टिंग, हम ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करते थे, लाइट शेड्स के लिए यूज करते थे, टॉयज के लिए यूज करते थे, होलो जो स्टैच्यूज होते हैं उनके लिए यूज करते थे।
फिर जो थर्ड नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग आपने पढ़ा इन्वेस्टमेंट, वो तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए और टरबाइन प्लेट्स के लिए यूज होता है। एंड माय डियर देन जो हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल, उसकी 3 एप्लीकेशंस, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल फॉर सीमलेस पाइप, सेमी सेंट्रीफ्यूगल फॉर पुलीज फॉर रोटर्स, सॉरी पुलीज और शाफ्ट्स, and also sorry it was for pulleys, it was for wheels. And my dear then centrifuging was used to make the patterns of investment casting जो मोम के बनते थे। और इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि उससे हम बनाते थे छोटे छोटे साइज के बहुत सारे नंबर में प्रोडक्ट जो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सेम और डिफरेंट मास के हो सकते थे। माय डियर एक बात और कहना चाहूंगा, कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग में जनरली जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका वेट जनरली 20 kg से कम होता है, और दिस वाज द लिमिटेशन। एंड माय डियर दिस इज ऑल अबाउट डाई कास्टिंग। अब माय डियर हम कुछ और नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेस देखेंगे, जैसे कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग है, फुल माउल्डिंग टेक्निक है, और इसके अलावा एक छोटी मोटी टेक्निक जैसे प्रेशर की हेल्प से जो हम करते हैं। तो ये 2-3 प्रोसेस बचे हुए हैं, और इन 3 के बाद फिर हम कास्टिंग डिफेक्ट्स के ऊपर आ रहे हैं। कास्टिंग इज अबाउट टू कंप्लीट। सो माय डियर देखते हैं आगे। सो गाइस अब हम देख रहे हैं अगले अनकन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेसेस। अभी अभी हमने देखा था कुछ प्रेशर डाई कास्टिंग के बारे में और ग्रेविटी डाई कास्टिंग के बारे में। अब हम बात करें कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस माय डियर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक टन डिश, मैंने टन डिश वर्ड यूज किया है। बेसिकली टन डिश आप किसी भी एक ऐसे बर्तन को बोल सकते हो जिसके अंदर एक होल हो। तो कोई भी एक बर्तन जिसके अंदर एक होल है उसको टन डिश बोलते हैं। ओके, तो दिस इज अ टन डिश, उसके अंदर ये एक होल है तो ये टन डिश बोल सकते हैं इसको। टन डिश एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है एक बर्तन विद अ होल। तो इसके बॉटम में जो होल है इसलिए इसको टन डिश बोला। मोल्टन मेटल ऊपर रखी हुई है, और आपको पता है मोल्टन मेटल कॉन्टिन्यूअसली यहाँ से फ्लो होगी। जब मोल्टन मेटल यहाँ से फ्लो होगी तो हमने यहाँ पर कॉपर की डाई रखी है। कॉपर की कंडक्टिविटी आपको पता है बहुत अच्छी होती है, साथ में वाटर स्प्रे। तो जब मोल्टन मेटल यहाँ से माय डियर कॉन्टिन्यूअस रेट पे फ्लो होके आ रही होती है तो इन कॉपर डाइस की कंडक्टिविटी के कारण, हीट लॉस के कारण और वाटर सप्लाई के कारण ये सॉलिडिफाइड हो जाती है नीचे आते आते तक। और जब ये सॉलिडिफाई हो जाती है तो माय डियर इस तरीके से बेसिकली हमें एज अ प्रोडक्ट बाहर मिल रही है सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में। एंड माय डियर लॉन्ग लेंथ की जो बार्स होती है, रोड्स होती है और बिलेट्स होते हैं वो इसी प्रोसेस से बनते हैं। इसको कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। कॉपर इज हेयर फॉर बेटर कंडक्टिविटी। आपको पता है कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर रखा है। वाटर की सप्लाई सॉलिडिफिकेशन में हेल्प करेगी ऑब्वियसली, और टन डिश से मोल्टन मेटल डायरेक्टली आ रहा है। एंड माय डियर ऑब्वियसली हम इस तरीके का देते हैं कॉम्बिनेशन कि ये सीधा इसी फॉर्मेट में कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन की रोड के रूप में निकले। सो माय डियर दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। कॉन्टिन्यूअस, और साथ में रोलर्स देते हैं ताकि अगर इसके सरफेस को थोड़ा सा स्ट्रेटन करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए रोलर्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंड माय डियर कॉन्टिन्यूअस फ्लो भी प्रोवाइड करेंगे रोलर ऑब्वियसली। तो रोलर्स इसलिए यहाँ पर नीचे लगे हुए हैं। तो माय डियर दिस इज हाउ कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग इज डन। तो इसको कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये कुछ बहुत ही नॉर्मल प्रोसेसेस है, अगर हम इनकी बात करें इन प्रोसेसेस से कुछ ज्यादा पूछा जाता नहीं है, बट क्योंकि हम हर एक लेवल पे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए आपको पता जरूर होना चाहिए हर चीज के बारे में। इस माय डियर नेक्स्ट कास्टिंग प्रोसेस इज स्क्वीज कास्टिंग। स्क्वीज कास्टिंग का ये मोल्टन मेटल रखा हुआ माय डियर, ये डाइस है। देयर इज अ मोल्टन मेटल इन द डाइस and in the top plunger is there. So plunger, with the help of plunger हम continuously इसको प्रेस करते रहते हैं मोल्टन मेटल को, और during pressing that molten metal gets solidified, और under external pressure ये होती है इसलिए इसको squeeze कास्टिंग बोलते हैं। ये नॉन कन्वेंशनल इसलिए क्योंकि इसमें कन्वेंशनल कास्टिंग के वो जो 10 स्टेप होते हैं वो फॉलो नहीं होते। तो माय डियर जहां भी कन्वेंशनल चीज फॉलो नहीं होती, कन्वेंशनल का कोई भी पार्ट अगर मिसिंग होता तो उसको हम नॉन कन्वेंशनल बोल देते हैं। सो माय डियर इसलिए ये भी एक नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेस है, और ये दोनों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस इनके नहीं है। तो अब इसके बाद हम एक और टेक्निक हमारी बची हुई जिसको हम बोलते हैं फुल माउल्डिंग टेक्निक। और फुल माउल्डिंग टेक्निक के साथ माय डियर हमारे कास्टिंग के सारे नॉन कन्वेंशनल प्रोसेसेस पूरे हो जाएंगे, और इसके बाद हम कुछ कास्टिंग के डिफेक्ट्स देख लेंगे, और इसके बाद बस एक प्रैक्टिस सेशन कास्टिंग का हम रखेंगे जिसके बाद हमारी कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। और यस मिसलेनियस को उसके साथ ही ऐड कर देंगे जिसके अंदर हमें थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पैटर्न और कुछ मटेरियल्स के बारे में देखना है। एक वेल्डिंग का भी हमारा प्रैक्टिस सेशन होना है आफ्टर द टेस्ट। सो माय डियर दीस 2 सेशंस आर लेफ्ट, और कास्टिंग की कंप्लीशन के बाद आई एम गोइंग टू गिव यू अ गैप ऑफ 1 or 2 days so that you can prepare well on those 1 or 2 days we will be uploading the videos of other subjects, ताकि अगर जो लोग प्रोडक्शन पहले से पढ़ चुके हैं उन लोगों को कुछ नया सीखने को मिल जाए, और that is going to be beneficial for all of you, definitely for that. And these are the processes. Let us discuss now the full molding technique क्या होती है। चलिए देखते हैं माय डियर।
सो माय डियर, अभी हमने देखा था स्क्वीज कास्टिंग। स्क्वीज कास्टिंग के एप्लीकेशंस अगर हम बात करते हैं तो स्क्वीज कास्टिंग के एप्लीकेशन ब्रेक शू मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रश मेड अप ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। और इसको कास्टिंग और फोर्जिंग का कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि फोर्जिंग में जनरली कंप्रेसिव फोर्सेस लगाए जाते हैं और कास्टिंग में कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको कास्टिंग प्लस फोर्जिंग का कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। नाउ माय डियर, वी आर with the last left process of unconventional non-conventional machining, sorry casting, that is full molding technique। जैसा कि माय डियर नाम ही बता रहा है फुल मोल्डिंग, अभी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इस नाम का मतलब क्या है, पहले आप ये समझ लें, इसमें जो पैटर्न बनते हैं वो पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, प्लास्टिक या फिर थर्मोकोल या फोम के पैटर्न बनते हैं। एंड माय डियर, जो पैटर्न बनते हैं ये पैटर्न सिर्फ प्रोडक्ट जो आपका कास्टिंग है वो नहीं कंसिस्ट करते, बल्कि राइजर, गेटिंग सिस्टम सब पैटर्न का ही पार्ट होता है। मतलब जैसे पैटर्न ऐसा है, आपको याद होगा ये हम गेटिंग सिस्टम बनाया करते थे लाइक दिस, तो बिल्कुल ये पैटर्न है पूरा, और इट इज लाइक दिस अलोंग विद राइजर, दिस कंप्लीट इज पैटर्न। चलो आज हम साइड राइजर ले लेते हैं, हमेशा हमने टॉप राइजर लिया है, लेट अस कंसीडर साइड राइजर। Let us say this cavity and this is riser. So this complete is pattern, और ये पैटर्न थर्मोकोल का बना है, या तो पीवीसी का बना है, तो पॉलीस्टीरीन का बना है, या तो प्लास्टिक का बना है, ये पैटर्न है। एंड माय डियर, अभी जो पैटर्न है इस पैटर्न को हम रख देंगे माउल्डिंग फ्लास्क के अंदर, और माउल्डिंग फ्लास्क में इसको रखने के बाद, जैसे माउल्डिंग फ्लास्क में आपने इसको रख दिया, अब माउल्डिंग फ्लास्क में इसको रखने के बाद हमारी जो मोल्डिंग फ्लास्क है उसके अंदर हम सैंड को भर देंगे। जैसे ये पैटर्न हमने रखा और अब थ्रू आउट हमने सैंड भर दिया, यहाँ पे वी आर फिलिंग द सैंड। और ये जो पैटर्न है, ये गेटिंग सिस्टम, राइजर सब अपने आप इंक्लूड रखे हुए, अपने साथ रखे हुए, कोई अलग से हमने गेटिंग सिस्टम राइजर नहीं दिया, यही पैटर्न का ही पार्ट है एवरीथिंग। अब मैडम ये है, या तो मतलब कैविटी नहीं है, ये बेसिकली क्या है पैटर्न, और किसका, या तो पीवीसी का, या तो पॉलीस्टीरीन का, या फिर प्लास्टिक का, या फिर थर्मोकोल का। तो मान लेते थर्मोकोल या फोम का पैटर्न है ये। अब माय डियर, इसको फुल मोल्डिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पैटर्न ही अपने आप में फुल होता है, मतलब अलोंग विद गेटिंग सिस्टम एवरीथिंग इज कंसिस्ट ऑफ, मतलब सब कुछ पैटर्न का एक हिस्सा है, पार्ट है। अब करते हैं माय डियर, क्योंकि थर्मोकोल का बना, इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का, इवेपोरेशन टेम्परेचर भी बहुत कम होता है एज विद रिस्पेक्ट टू अदर मोल्टन मेटल्स अगर हम बात करें। तो अब हम इस केस में अभी इसी पैटर्न के ऊपर ही यहां पर हम मोल्टन मेटल को पोर कर देते हैं। और माय डियर, जिस मोल्टन मेटल को हम पोर करते हैं उस मोल्टन मेटल का जो टेम्परेचर होता है वो ऑब्वियसली आप जानते हैं, सिर्फ स्टील है तो 1700-1800 तक हम कर रहे होंगे, क्योंकि पोरिंग टेम्परेचर इज समहाउ ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो माय डियर, मोल्टन मेटल को हम इसके ऊपर पोर कर देते हैं, तो ये थर्मोकोल का पैटर्न है। और जैसे ही हम इसको पोर करते हैं माय डियर, तो सबसे पहले जो पूरा पैटर्न का मटेरियल थर्मोकोल या प्लास्टिक या पीवीसी जो भी है, ये ना केवल मेल्ट होता है बल्कि इवेपोरेट कर जाता है। एंड माय डियर, जब ये मेल्ट होके इवेपोरेट करता है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जगह मोल्टन मेटल ले लेती है, ये उड़ जाता है और मोल्टन मेटल इसकी जगह फिल हो जाती है। और जब इसकी जगह मोल्टन मेटल हो जाती है तो सॉलिडिफाई होने के बाद, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो थर्मोकोल जो भी है वो वेपोराइज कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, तो मोल्टन मेटल इस पूरी जगह को भर देगी। एंड माय डियर, एट द एंड यू विल बी हैविंग अ कास्टिंग प्रोडक्ट, और बाद में आप मशीनिंग से इस और इस पार्ट को अलग कर दोगे, जो आपको मिलेगा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। एंड माय डियर, दिस इज हाउ दिस फुल मोल्डिंग टेक्निक इज परफॉर्म्ड। इसी को माय डियर बोला जाता है फुल मोल्डिंग टेक्निक। एंड माय डियर, ये अगर एप्लीकेशन आप जानना चाहते हो तो मोटर केसिंग्स, इसके अलावा टूल केसिंग्स और फिटिंग्स, ये इसकी एप्लीकेशंस है। एंड माय डियर, दिस इज नोन एज फुल। फुल क्यों बोला, क्योंकि पैटर्न ही सब कुछ है, अलग से कोई गेटिंग सिस्टम नहीं, अलग से कोई राइजर नहीं। एंड माय डियर, मोल्टन मेटल जब आता है तो ये पिघल के ना केवल मेल्ट करता है बल्कि वेपोराइज कर जाता है, गैस बन के उड़ जाता है। तो इस तरीके से माय डियर हम इस प्रोसेस को करते हैं, और इस तरीके से हमने माय डियर सारे के सारे कास्टिंग प्रोसेसेस जो अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल भी थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब माय डियर, कास्टिंग डिफेक्ट्स को देख करके इसका जो मेन पार्ट है उसको फिनिश करते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द मिसलेनियस अलोंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, and there we'll be completing this chapter. So after this I feel one more session will be there for casting and the chapter will be over. चलिए देखते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में। So my dear, here we are with the casting defects. कास्टिंग हमने देख ली, कन्वेंशनल भी और नॉन कन्वेंशनल भी। अब कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं उसकी रेमेडीज क्या वो हम देखने जा रहे हैं। माय डियर, ब्लो होल्स की अगर हम बात करें, जैसे आप जानते हो सबसे पहले गैस डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा हम माउल्डिंग सैंड के साथ माउल्ड वॉश
फेसिंग सैंड, और ये सारी चीजें जब लगाते थे तो इसके पर्पस ये रहता था कि जैसे मोल्टन मेटल आए तो ये उस समय पे वेपोराइज कर जाए, गैस बन जाए और वो गैस माउल्ड के सारे बाहर निकल जाए। और बट माय डियर ऐसा क्यों करते थे? कोलैप्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। और जब हम ऐसा कर रहे थे ताकि श्रिंकेज के दौरान मोल्टन मेटल और सैंड के बीच कोई कॉन्टेक्ट ना रहे, कोई रेजिस्टेंस ना रहे, इसलिए हम ऐसा करते थे। बट माय डियर अगर किसी कारण से गैस बाहर नहीं निकल पाई तो ये गैस डिफेक्ट्स का रूप ले सकती है। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला डिफेक्ट है माय डियर ब्लो होल्स। ब्लो होल्स की अगर हम बात करें तो जैसे मेरे पास कास्टिंग है तो वो जो गैसेस हैं जो बाहर नहीं निकल पाई वो यहाँ पर छोटे छोटे होल्स का रूप ले सकती है। और अगर ऐसा हुआ माय डियर तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं ब्लो होल। ब्लो होल, और इसके अलावा अगर ऐसा ही होल कोई सरफेस पे आ जाए, अब कोई बबल मान लो सरफेस पे रह गया तो इस केस में इसको ओपन ब्लो बोलते हैं और ये छोटे छोटे साइज के होते हैं। और अगर इसी तरीके का कोई जो जैसे मैंने ओपन ब्लो बनाया है, जो बबल है सरफेस पे जो आया है, अगर ये थोड़े बड़े साइज का होता है तो माय डियर इन दैट केस हम इसको फिर ओपन ब्लो की जगह स्कैर बोलते हैं। एंड माय डियर आफ्टर दैट आई हैव रिटन ब्लिस्टर। व्हाट इज ब्लिस्टर? अगर एक ऐसा बबल एक लेयर के नीचे छुपा हो, मतलब ऊपर मटेरियल की लेयर आ गई पर ये एक बबल छुपा है ऐसे बीच में, तो माय डियर इस केस को हम ब्लिस्टर बोलते हैं। अब इसके बाद लास्ट है पोरोसिटी। तो माय डियर कई बार क्या होता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण बहुत ही छोटे 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 होल्स हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे छोटे, तो इनको पोर्स या पोरोसिटी बोलते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। सो माय डियर इस तरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, इनको गैस डिफेक्ट बोलते हैं, जैसा कि नाम ही बता रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट गैस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द pouring ऑफ molten metal. So my dear, if you don't want these defects to come into your casting, सो उसके लिए रेमेडीज ये है कि आप परमिएबिलिटी अच्छी रखें। परमिएबिलिटी अच्छी रखने का मतलब है आप ग्रीन सैंड माउंट को ड्राई सैंड माउंट में कन्वर्ट कर दें बाय हीटिंग। एंड माय डियर दिस इज द फर्स्ट वे बाय विच यू कैन डू दिस। एंड माय डियर द नेक्स्ट वे, आप जब ऐसा कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज जैसा मैंने आपको बोला कि पोरोसिटी, और दूसरा वेंट होल्स प्रोवाइड करके। कभी कभी क्या हम सैंड माउंट को ड्राई जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एक तरीका है, दूसरा वेंट होल्स। मतलब आपने देखा होगा कास्टिंग जब आप करते हैं तो माउंट बनाने के लिए एक वेंट पिन होती थी, उस पिन से हम होल्स करते थे, और वो होल्स इसलिए किए जाते थे ताकि परमिएबिलिटी और पोरोसिटी ऑफ द माउल्डिंग सैंड बढ़ाई जा सके। एंड माय डियर एट द सेम टाइम देयर आर सम एडिटिव्स आल्सो जिनको ऐड करके आप परमिएबिलिटी को बढ़ा सकते हो, जिसके बारे में मैं मिसलेनियस में बताऊंगा आपको। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन द मिसलेनियस। होप यू गाइस आर गेटिंग दीस डिफेक्ट्स। So my dear, with this I have covered the first defects. Gas defects are over. चलिए देखते हैं कुछ आगे डिफेक्ट्स और कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं कास्टिंग के। लेट अस सी। My dear, next defects are molding defects. जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम जब रैमिंग करते हैं, अगर रैमिंग कई बार नॉन यूनिफॉर्म होती है तो नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग की वजह से कोई पार्ट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कोई पार्ट वीक हो जाता है माउल्डिंग सैंड का। एंड माय डियर बिकॉज ऑफ दैट, जैसे ड्रॉप है तो ये माउल्डिंग सैंड का एक पार्ट यहाँ से सैंड गिरी है और यहाँ से सैंड गिर के यहाँ पे आ गई, तो जिसके कारण जब मोल्टन मेटल इसमें आएगा तो ये वाला पार्ट फुलफिल हो जाएगा और इतनी जगह पे मोल्टन मेटल नहीं आ पाएगा। तो माय डियर जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला था ऐसा, वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ऐसा, लाइक दिस। तो दिस इज अ केस ऑफ माउल्डिंग डिफेक्ट, इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप एंड डर्ट। तो ये ड्रॉप गिरा है, डर्ट, ओके। अब माय डियर कुछ क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं, जैसे ये इस तरह के क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर भी जब मोल्टन मेटल आती है तो ये क्रिटिकल सेक्शन ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण इस तरीके के डिफेक्ट्स आते हैं। इसको कट्स एंड वॉशेस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे इस तरह क्रिटिकल सेक्शन अगर होंगे तो शार्प कॉर्नर ब्रेक हो जाएंगे, तो इसको कट्स एंड वॉशेस बोलते हैं। एंड माय डियर दिस इज स्कैब एंड स्वेल। तो जैसा मैंने आपको बोला कि कुछ पार्ट जब वीक और कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो मोल्टन मेटल जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लगाती है तो कई बार सैंड जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, तो तब इस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, स्कैब एंड स्वेल। दिस इज नोन एज स्कैब, दिस इज नोन एज स्वेल। मतलब इस साइड वॉल्स में है तो उसको स्वेल बोल देते हैं, और टॉप पे हो, फ्लोर पे, टॉप पे हो तो उसको स्कैब बोल देते हैं। चीज वही है, मोल्टन मेटल फोर्स लगा रही है और उस फोर्स से सैंड जो है वो डिस्प्लेस कर रही है, तो इस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, दे आर नोन एज माउल्डिंग डिफेक्ट्स। चलिए देखते हैं और डिफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं। लेट अस सी। सो माय डियर नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ राइजर। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइजर का प्रॉपर फंक्शनिंग करना बहुत जरूरी होता है। और राइजर आपको याद होगा पोजीशनिंग के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमने सॉलिडिफिकेशन में पढ़ा था कि जब स्किन फॉर्मिंग हो रही है तो हर साइड से मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होते हुए आ रही है और श्रिंकेज इज अकोमोडेटेड एट द सेंटर। तो श्रिंकेज अगर सेंटर पे अकोमोडेट हो रही है, सेंटर पे एक राइजर देके हमारा काम चल सकता है। पर अगर सेकेंडरी डेंड्राइट्स की फॉर्मेशन हुए
तो माइडियर फिर राइजर की पोजीशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और राइजर की पोजीशन अगर सही से नहीं होगी तो ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी सम डिफेक्ट्स, दे आर नोन एज द डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ राइजर, और दे मे बी बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर पोजीशनिंग, और इसके कारण कुछ डिफेक्ट्स जो है वो आ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोल्टन मेटल की फ्लूइडिटी के कारण होने वाले डिफेक्ट्स भी हमने देखे थे, एक मिश्रण था और एक कोल्ड शेट। मिश्रण की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि जैसे एक अगर फ्लूइड की या मोल्टन मेटल की जो स्ट्रीम है अगर किसी क्रिटिकल सेक्शन को पूरा नहीं भर पाती तो इसको मिश्रण हमने बोल दिया था। और अगर मोल्टन मेटल की दो स्ट्रीम जो है वो अगर आपस में मिल नहीं पाती, अगर दो स्ट्रीम आपस में मिल नहीं पाती तो माय डियर इस डिफेक्ट को हमने कोल्ड शेट बोल दिया था। सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज कोल्ड शेट। ओके, सो दिस वाज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर फ्लूइडिटी। और इसके रिगार्डिंग मैंने आज आपको एक टर्म भी बताई जिसको सेक्शनल सेंसिटिविटी बोलते हैं। इट शोज द मिनिमम क्रॉस सेक्शन दैट कैन बी फिल्ड बाय द मोल्टन मेटल, माय डियर, दैट इज नोन एज सेक्शनल sensitivity. So these are the defects which may occur because of improper fluidity of molten metal, और राइजर की प्रॉपर पोजीशनिंग, जो इम्प्रॉपर पोजीशनिंग है उसके कारण जो डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि स्किन फॉर्मिंग में जैसे होता है तो सेंटर में राइजर देके हमारा काम चल जाता है, बट डेंसिटी ग्रोथ में वी आर नॉट श्योर, क्योंकि डेंसिटी ग्रोथ में जगह जगह पर वॉइड्स बन सकते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी द डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ improper positioning of riser. So my dear, अब एक दो डिफेक्ट्स और बचे वो भी देख लेते हैं और ये पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस सी नाउ। सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया राइजर की पोजीशनिंग के कारण जो डिफेक्ट्स आते हैं तो बेसिकली होगा ये, अगर सेकेंडरी डेंड्राइट्स बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डेंड्राइट जहां टकराते हैं वहां वॉइड बनते हैं और जो कैविटीज बनते हैं उसको श्रिंकेज कैविटीज बोलते हैं। तो इसके कारण आने वाले डिफेक्ट का नाम श्रिंकेज कैविटी भी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट डिफेक्ट है मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स। मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स माय डियर होता ही है कि कभी कभी कूलिंग रेट जो है कास्टिंग में वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाते हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होंगे तो उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस आएंगी, दैट यू नो। और अगर माय डियर मटेरियल की स्ट्रेंथ उन स्ट्रेसेस को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसके अंदर क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स बोलते हैं। अब माय डियर इनके अलावा कुछ अदर्स डिफेक्ट्स भी होते हैं जिनको अदर्स की श्रेणी में रखते हैं। उसमें एक है माउल्ड शिफ्ट और एक है कोर शिफ्ट। तो माय डियर होता है जैसे माउल्डिंग जो फ्लास्क होती है, माउल्डिंग फ्लास्क है वो अगर एक दूसरे के साथ ओरिएंट नहीं रहती तो माय डियर ऐसे केस के अंदर ऑब्वियस सी बात है जो डिफेक्ट्स आएंगे उसको हम बोलते हैं बेसिकली माउल्ड शिफ्ट। इसको दूर करने का सीधा सा तरीका है जो बेसिकली जो आपकी माउल्डिंग फ्लास्क होती है उनको हम पिन की सहायता से या प्रॉपर क्लैंपिंग अरेंजमेंट से अगर जोड़ दें तो माय डियर इस तरीके के डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। और या फिर इसका दूसरा तरीका है जो पैटर्न होता है, पैटर्न के अंदर हम कुछ पिंस दें, जैसे मैं आपको दिखा भी चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, जैसे पैटर्न है, अगर इसके अंदर हम इस तरीके की लॉक की मॉडल देंगे तो भी माय डियर इसके चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं इफ यू आर प्रोवाइडिंग इट लाइक दिस। ओके, सो यू कैन रिड्यूस दैट आल्सो। नेक्स्ट इज माय डियर कोर शिफ्ट। अगर आपने कोर को बैठने की जगह कोर प्रिंट नहीं दी तो हो सकता है कोर कॉन्सेंट्रिक की जगह मोल्टन मेटल के बुओयेंसी फोर्स से ऊपर खिसक जाए और इसेंट्रिक हो जाए। सो माय डियर इस तरह की चीज को हम कोर शिफ्ट बोलते हैं। ये ना हो इसके लिए हम पहले तो कोर प्रिंट देंगे कोर के बैठने की जगह, और इसके साथ ही हम चैपलेट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि इसको सपोर्ट प्रदान करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा for the buoyancy forces. So my dear, I know this part is not at all very important or interesting, but my dear, as I promised you, I am going to cover the things completely. So I have to cover these miscellaneous things also. अभी miscellaneous वाला बाकी है, तो सिर्फ डिफेक्ट्स है जो कि कोर्स का पार्ट है। miscellaneous में मैं आपको अभी कुछ एडिटिव्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि जैसे श्रिंकेज जब होती है तो अगर कभी किसी कास्टिंग में होल हो तो उसका क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड माय डियर इसके अलावा सारी अलाउमेंस अगर एक न्यूमेरिकल में मुझे लगानी हो तो मैं किस तरीके से अलाउमेंस देता हूँ ये चीजें भी मुझे आपको बतानी है। तो ये सारी चीजें आपको एक सेशन और लगेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिस सेशन एक वेल्डिंग और एक कास्टिंग डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव दैट। एंड माय डियर दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू राइटिंग statements of the question in place. I will be providing you the sheets of the question, and here I am going to discuss only the solutions of that. So that is going to be advantageous for you as well as time saving. तो my dear अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है प्लीज आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना ही हुआ है, रेगुलरली मैं मटीरियल उस पर शेयर करता ही रहता हूँ, और बहुत जल्दी जैसे ही कुछ दिनों के अंदर वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेशंस एंड द टाइम ऑफ द सेशन। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। सो जस्ट विद इन सम डेज जब तक आप इसको रिवाइज करें, टेस्ट अच्छे से दें, तो हम थोड़ा सा टाइमिंग और सब्जेक्ट्स को और बढ़ा सकते हैं। यू कैन गो फॉर दैट, बट माय डियर रेगुलरली प्रिपेयर करते रहें, यही मौका है पढ़ने का।
और इस समय पे अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज होगा। और साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करते रहे। बस विद इन 1 or 2 days आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन शीट ऑफ कास्टिंग ऑल्सो फॉर बोथ मैकेनिकल एज वेल एज P&I। सो बट इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। इन 2 सेशंस में हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए क्योंकि कास्टिंग का थ्योरी पार्ट भी काफी है, इसलिए तो अब हम इसलिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सो इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस मुझे भेजे भी हैं जो एज अ डाउट दे हैव आस्क्ड मी, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कवर दैट आल्सो इन द सेशंस। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। चलिए बढ़ते हैं आगे।